हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने डे वन के अंदर जितना भी कुछ कराया था मैंने वो सारा का सारा अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, मैंने 5 दिन का ओथ लिया है, 5 दिन का प्लेज लिया है, कसम खाई है कि इन 5 दिन के अंदर तुम्हें पूरे बिजनेस स्टडीज में 50 मार्क्स तक की पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा। बस अगर 5 दिन तन मन धन से अगर आप पढ़ लोगे ना, मैं आपको पूरे टॉपिक का रिवीजन भी कराऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और उसके नोट्स भी दूंगा। साथ में उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको डिस्कस करूंगा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सामने करवा के भी दिखाऊंगा आप लोगों को, एमसीक्यू हो चाहे वो केस स्टडीज हो। और आपको 5 दिन तक बस मेहनत करने मेरे साथ, आपके 50 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। फिर आप अपने फिजिकल की प्रिपरेशन करना, और देन जब फिजिकल की प्रिपरेशन करके आओगे तो मैं बिजनेस स्टडीज फिर से तुम्हें पूरा का पूरा केस स्टडीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू, साथ में कंप्लीट रिवीजन और साथ में एक लाइव क्लास भी लेकर उसमें भी आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन कराऊंगा जैसा मैं हर साल कराता हूं। तो फिलहाल डे नंबर 2, मुझे एक बार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बता देना डे 1 कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड, और डे 2 के लिए क्लास अपनी प्रेजेंट लगा देना। नेक्स्ट 45 टू 50 मिनट्स के अंदर आराम से डे 2 के अंदर हम 3 चैप्टर कवर कर रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। इन 3 चैप्टर्स के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं ये करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहले प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में जो इंपॉर्टेंट है, मैं 2 चीजें आपको कराऊंगा प्लानिंग के अंदर। पहला है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग और दूसरा है टाइप्स ऑफ प्लान, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं प्लानिंग की लिमिटेशंस की बात करूं तो इट लीड्स टू रिजिडिटी। इसका जो ये वाला पॉइंट है ना यार, ये पेपर में ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यानी कि आप ना प्लान एक बार कर लोगे ना तो कल को सिचुएशन, सरकमस्टांसेस फ्यूचर की बदल सकती है ना, आप प्लान को नहीं बदल सकते। फॉलोइंग अ प्री डिटरमाइंड प्लान व्हेन सरकमस्टांसेस हैव चेंज मे नॉट टर्न आउट टू बी द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। एक बार अगर सरकमस्टांसेस चेंज होती है तो भैया प्लान को चेंज करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्लानिंग का लिमिटेशन क्या, इट लीड्स टू रिजिडिटी। दूसरा है इट मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली एक्सेस फ्यूचर्स ट्रेंड इन द इन्वायरमेंट इफ इकोनॉमिक पॉलिसीज आर मॉडिफाइड और पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री आर नॉट स्टेबल, देयर इज अ नेचुरल कैलेमिटी। तो भैया प्लानिंग ना डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता। वो इन्वायरमेंट जहां फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं वहां पे प्लानिंग जो है वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि कोई भी फ्रीक्वेंट चेंज है ना उसके अकॉर्डिंग आप प्लान को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज प्लान क्या है, रिजिड है। अगला है रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग जब भी हम करते हैं हम वर्कर्स को बता देते हैं जी हमने ये प्लान किया है, वर्कर्स को उसको फॉलो करना पड़ता है ब्लाइंडली, उनके पास राइट नहीं है कि उस प्लान को चेंज कर सके। मैं जितना भी कुछ बोल रहा हूं ना 100% ये पॉइंट आपको केस स्टडीज के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। मैं जो जो बातें बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, एक भी लाइन मिस मत करना। आपने प्लान किया और आपने वर्कर के साथ कम्युनिकेट कर दिया, जिसको बोलते हैं इंप्लीमेंट द प्लान। प्लान इंप्लीमेंट कर दिया, वर्कर को आपने सबका रोल बता दिया। अब वर्कर्स के पास ये राइट नहीं है कि वो अपने हिसाब से प्लान को चेंज कर सके, मॉडिफाई कर सके, तो दे आर जस्ट ब्लाइंड फॉलोअर्स। वो क्या करेंगे, आंख बंद करके प्लान के पाथ पे चलते चले जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। नो सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज, दे आर जस्ट ब्लाइंड फॉलोअर्स। कोई सजेशन उनसे हम लोग नहीं लेते। इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट एक्सपेंस इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन। जब भी हम प्लानिंग करते हैं हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, और फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए हमें पास्ट को एनालाइज करना पड़ता है, बहुत सारे डेटा फिगर्स को हमें स्टडी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ना बहुत खर्चा आता है। डिटेल प्लान्स रिक्वायर साइंटिफिक कैलकुलेशंस टू ascertain fact and figures. The cost incurred sometime may not justify the benefit derived from the plan. कई बार खर्चा इतना हो जाता है ना, इतना प्लान का बेनिफिट नहीं है, उससे ज्यादा तो खर्चा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, डेटा को कलेक्ट करने में समय बहुत लगता है। प्लानिंग ऐसा नहीं कि रैंडमली बता दिया कुछ भी, प्लानिंग के अंदर फ्यूचर में हम क्या करेंगे वो डिसाइड करते हैं, जिसके लिए पास्ट की बहुत सारा एक्सपेरिमेंट लगा होता है, तो खर्चा भी बहुत लगता है और समय बहुत लगता है। ये केस स्टडी कैसे आएगा कि अगर तुम्हारा पास्ट में तुमने कोई प्लान बनाया और वो प्लान सक्सेसफुल हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि फ्यूचर में भी आप जो प्लान बनाओगे वो भी सक्सेसफुल होगा। यानी कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। लास्ट ईयर सक्सेसफुल प्लान में फेल इन दिस ईयर, जो लास्ट ईयर सक्सेस हो गया था इस साल में भी फेल हो जाए। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज द प्लान हैज वर्क बिफोर इट विल बी वर्क अगेन। हाउएवर डिस्पाइट इट्स लिमिटेशंस प्लानिंग इज नॉट अ यूजलेस एक्सरसाइज। प्लानिंग हमेशा ध्यान रखना मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग क्या है, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आते बता दे रहा हूं, मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग ना इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है रेदर देन डूइंग, ये बढ़ा सकता है। इट इज एन इंटेलेक्चुअल थिंकिंग रेदर देन डूइंग। हम प्लानिंग में करते नहीं है, सिर्फ हम सोचते हैं कि हमें कैसे करना है। सो ये क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग में ना क्लास तुक्का नहीं मारते है ना, हिट एंड ट्रायल नहीं है प्लानिंग।
लॉजिकल थिंकिंग है, जो थिंकिंग है वो भी लॉजिकल है, इसका मतलब वो क्या है क्लास, एक मेंटल एक्सरसाइज है। तो प्लानिंग में इतनी सारी लिमिटेशंस है, स्टिल प्लानिंग इज नॉट एन यूजफुल एक्सरसाइज, इट इज अ टूल टू बी यूज्ड विद कॉशन, इट प्रोवाइड अ बेस फॉर एनालाइजिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, बट इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए ना बहुत सारे बेस जरूर प्रोवाइड करता है, लेकिन हर फ्यूचर एक्शन का ना क्लास सॉल्यूशन नहीं है। प्लानिंग करने से हम फ्यूचर के लिए रेडी हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते। फ्यूचर में जो होना है वो तो होगा ही, हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। बारिश तो होगी ही, हम अगर प्लानिंग करें तो छतरी वगैरह लेके निकल सकते हैं ताकि हम बारिश में भीगे ना, बट हम बारिश को बंद नहीं कर सकते। In planning, generally managers have to follow predetermined plan and they are not in position to change it. This statement highlight the limitations of planning. तो ये क्या है क्लास, planning leads to rigidity. In planning, generally managers have to follow predetermined plan and they are not in the position to change it. आप change नहीं कर सकते, तो it leads to rigidity. सेकंड है टाइप्स ऑफ प्लान। देखो क्वेश्चन भी मैं साथ साथ बता दे रहा हूं, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और क्वेश्चंस दे दूं हर चैप्टर से 10-10, 15-15 एमसीक्यू और 10-10, 15-15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, केस स्टडी में 5-5 करा दूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे कमेंट में बताना जरूर। मैं डेफिनेटली हर चैप्टर के और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊंगा, है ना, एक एक करके। अभी तो फिलहाल क्या है कि मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं और कुछ कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, तो अगर आपको चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, कमेंट मुझे बताओ, मैं आप यही यूट्यूब पे आपको सब कुछ कराऊंगा। टाइप्स ऑफ प्लान, दो टाइप के प्लान होते हैं, सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान आर डेवलप फॉर यूनिक सिचुएशन और प्रॉब्लम्स एंड आर यूजुअली रिप्लेस आफ्टर वन यूज। एक बार सिंगल यूज, एक बार यूज किया फिर खत्म। एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर अ न्यू सिचुएशन। एग्जांपल बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, ये सब क्या है क्लास, सिंगल यूज प्लान है। वन टाइम यूज है, एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड, नई सिचुएशन के लिए नया प्लान, इसको बोलते हैं सिंगल यूज। अगला है स्टैंडिंग प्लान। एक बार आपने प्लान बनाया वो हर साल चलता रहेगा, हर बार चलता रहेगा, उसको बोलते हैं। जैसे पॉलिसीज आपने बना ली, नो क्रेडिट सेल, उधार नहीं देंगे, आपने पॉलिसी बना ली तो ये चलता रहेगा। प्रोसीजर्स हो गया, मेथड, किसी काम को करने का मेथड क्या, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कौन सा बेस्ट वे है, बेस्ट मेथड है, वो फिर ईयर आफ्टर ईयर चलता रहता है। वंस मेड यूज फॉर मेनी इयर्स। अ स्टैंडिंग प्लान इज अ बिजनेस प्लान दैट इज इंटेंडेड टू यूज मेनी टाइम्स, दीज आर रिकरिंग, रिपीट यूज प्लान भी इसको बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्लान में मैं आपको कई टाइप के प्लान बता रहा हूं, यकीन मानो टाइप्स ऑफ प्लान इससे बाहर नहीं आएगा। केस स्टडी ही ज्यादातर चांस होता है कि पूछा जाए, और केस स्टडी ऐसी परफेक्ट कर दूंगा चुटकी बजा के, आप जो है एग्जामिनेशन में वो कर लोगे। सबसे पहला टाइप जो है प्लान का वो है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव होता क्या है, एंड रिजल्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो ना, उसका जो एंड रिजल्ट निकलेगा वही आपका ऑब्जेक्टिव है। ओके, और ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे ना, तो ऑब्वियसली आपको फेल होने का आपका एक मकसद है, एक ऑब्जेक्टिव है आपका फेल होने का, तभी आप पढ़ाई नहीं कर रहे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसका जो रिजल्ट आएगा वही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था, अच्छे नंबर लाना, वो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव एंड पॉइंट है प्लानिंग का, और दीज आर फ्रेम बाई, और ऑब्जेक्टिव कौन बनाता है, ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजर प्लान पॉलिसीज और कंपनी का ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं 3 महीने पढ़कर 90% स्कोर करूंगा क्लास 12 अकाउंटेंसी के अंदर, तो 3 महीना भी आ गया, टाइम भी हो गया, 90% पढ़ ला सकते हो 3 महीने पढ़ के। अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट हो गया, स्पेसिफिक हो गया, अचीवेबल हो गया, मेजर भी कर सकते हो। मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैं 90% लेके आऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव है। अच्छे नंबर क्या होता है, किसी के लिए 60 अच्छा है, किसी के लिए 40, किसी के लिए 90 भी अच्छा नहीं है। ओके, कीवर्ड्स की बात करें, ये एंड रिजल्ट है। ऑब्जेक्टिव और गोल हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखाया जाता है। ऑल अदर एक्टिविटी जितनी भी की जाती है वो ऑब्जेक्टिव के टुवर्ड्स अचीव करने के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्टिव आमतौर पर रिटर्न स्टेटमेंट्स होते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट होता है, अचीव विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। ये लाइन ध्यान रखना, एनसीईआरटी का है। देयर कैन बी सेड दैट द डिजायर फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। ये वो फ्यूचर पोजीशन है जहां मैनेजमेंट पहुंचना चाहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। दूसरा हो गया स्ट्रेटजी। ध्यान रखना, स्ट्रेटजी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है गोल को अचीव करने के लिए। कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजर। और नई स्ट्रेटजी बनाई जाती है नई प्रॉब्लम्स के लिए, है ना। स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या आता है, आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रिसोर्सेज कैसे एलोकेट किए जाएंगे, कॉमन डिसीजन क्या होगा स्ट्रैटेजी का, नया प्रोडक्ट लाएं या ना लाएं, अगर नया प्रोडक्ट लाएं तो कैसे लाएं, कस्टमर कौन कौन होगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंजेस क्या क्या किए जाएंगे, ये ध्यान रखना। स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स द ब्रॉड कॉन्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। ये लाइन आपको क्लास आएगा अगर एमसीक्यू में आता है, ब्रॉड कॉन्टर्स, ये ध्यान रखना क्लास, ब्रॉड कॉन्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, वो स्ट्रैटेजी है, राइट।
नेक्स्ट है मेथड। भाई मेथड क्या है? फॉर्मलाइज वे ऑफ डूइंग अ रूटीन जॉब। भाई किसी भी काम को करने का एक फॉर्मल तरीका क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीका क्या है, और सब उसी मेथड को फॉलो करेंगे ताकि किसी के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, राइट? कीवर्ड्स क्या है? फॉर्मलाइज वे ऑफ डूइंग अ जॉब, ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, standardization, bring systematic working, bring clarity in mind of workers how to do the work. Method provide the prescribed way. ध्यान रखना, method का मतलब क्या है? prescribed way और prescribed manner in which a task has to perform considering the objective. एक तरीका क्या होगा? अगर आप method नहीं बताओगे तो ग्राहक के माइंड में हमेशा कंफ्यूजन ही रहेगा, एम्प्लॉय के माइंड में मैं कैसे काम करूं। तो मेथड एक फॉर्मलाइज वे है, एक तरीका है जिससे क्लास काम को करने में आसानी होती, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। अगला है पॉलिसी। ध्यान रखना, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, उधार नहीं देंगे। 20 डेज रिटर्न पॉलिसी अमेजॉन की, 7 डेज रिटर्न पॉलिसी है ना, या अपने वर्कफोर्स के अंदर 50% वुमेन होंगी, ये वाली पॉलिसी। 60% से कम वालों को एडमिशन नहीं मिलेगा क्लास 9th के अंदर, ये पॉलिसी। कॉलेज में 95% से कम वालों को एडमिशन नहीं मिलेगा, ये पॉलिसी। तो सबकी अपनी अपनी क्या है क्लास? पॉलिसी है। कंपनी की पॉलिसी क्या है? एक्सचेंज पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी। तो पॉलिसी क्या है क्लास? आपकी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हो, वो पॉलिसी है। पॉलिसी एज ऑर्गेनाइजेशन ओन वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। पॉलिसी डिस्क्राइब हाउ द वर्क इज टू बी डन, और इसे हर लेवल के लोग बनाते हैं। ध्यान रखना, पॉलिसी हर लेवल के लोग बनाते हैं। पॉलिसी जो है आपके ऑब्जेक्टिव से डिराइव करता है, और इट हेल्प्स इन इनकरेज एम्प्लॉय एंड क्रिटिकल सिचुएशन। क्रिटिकल सिचुएशन में ना एम्प्लॉयज को ये इनकरेज करता है। जैसे 60% से ऊपर वालों को एडमिशन मिलेगा कॉलेज के अंदर, ये पॉलिसी है। तो दूसरी बात, ये एनसीईआरटी क्या कहता है? जो पॉलिसी ना वो जनरल गाइडलाइंस है। ध्यान रखना, पॉलिसीज आर जनरल गाइडलाइंस, जबकि रूल्स आर स्पेसिफिक। रूल्स स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन पॉलिसीज क्या होती हैं? जनरल। जैसे नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, क्रेडिट पीरियड 30 डेज का हमारा क्रेडिट पीरियड है, 30 दिन के अंदर हम उधार जो है वो ले लेते हैं। पॉलिसी आर जनरल स्टेटमेंट्स दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइजिंग एनर्जीज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पॉलिसी प्रोवाइड अ basis of interpreting strategy which is usually stated in general terms. These guides to managerial actions and decisions in implementation of strategy. Policy define the broad parameters. वो ब्रॉड कॉन्टर्स था, ये ब्रॉड पैरामीटर्स है विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी जनरल स्टेटमेंट आए तो पॉलिसी है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट आ जाए तो वो रूल्स है। कंफ्यूज मत होना, रूल्स क्या होता है? These are specific statements that inform what is to be done, or they do not allow for any flexibility or discretion. भाई नो स्मोकिंग ये पॉलिसी नहीं है, ये क्या है क्लास? रूल्स है। नो स्मोकिंग is a rule and you have to follow that, you have to obey that, otherwise a penal action or decision will be taken. Rules are norms regarding actions or non actions, बताता है ना, आपकी गाइड करेगा बिहेवियर को, रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ये बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना, और ये रिजिड है भाई, ये प्लानिंग की तरह रिजिड है। अभी रूल्स चेंज नहीं होते, और ये सबके लिए होता है और मेंटेन करने के लिए होता है डिसिप्लिन। ये बताता है कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, डूज और डोंट बताता है, और पेनल्टी लगाई जाएगी अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। डन। 6th इज प्रोसीजर्स। प्रोसीजर क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, लाइन बाय लाइन। एडमिशन का प्रोसीजर क्या है किसी कॉलेज के अंदर, राइट? सीयूईटी में एडमिशन, सीयूईटी के थ्रू कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का प्रोसीजर क्या है? आप समझ रहे हो प्रोसीजर क्या होता है? लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस क्या है? दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ये लाइन कीवर्ड है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप। एग्जैक्ट मैनर क्या है काम करने का? जो प्रोसीजर है वो हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, 1 2 3 स्टेप्स क्या है? स्टेप बाय स्टेप ऑफ डूइंग अ वर्क। सो प्रोसीजर्स आर रूटीन स्टेप हाउ टू carry out activity. They are detailed exact manner in which any work is to be performed. They are specific in वो भी किस टाइप से होता है क्लास? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, वो हमने डिस्कस कर ही लिया। इसको क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। जैसे एडमिशन का जो प्रोसीजर होता है वो। अगला है प्रोग्राम। प्रोग्राम ना कॉम्बिनेशन ऑफ गोल, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? प्रोग्राम होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, रूल्स, ये सबको मिला के होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम विल बी इंक्लूड द एंटायर गॉमेट ऑफ एक्टिविटी। ध्यान रखना क्लास, गॉमेट ऑफ एक्टिविटीज as well as the organization policy and how it will contribute to the overall
बिजनेस प्लान। तो गवर्नमेंट ऑफ एक्टिविटी जब आ जाना समझ जाना वो क्या है, प्रोसीजर है और 3-4 प्लान को मिलाकर ये बनता है। लास्ट है न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है बजट, ये न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, ये कंट्रोलिंग डिवाइस है फ्रॉम विच डिविजन्स आर टेकन ऑफ, प्रोवाइड स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म। तो जैसे सेल्स बजट क्या है, पर एडवर्टाइजमेंट का बजट क्या है ना, मार्केटिंग का बजट क्या है, तो किसी भी काम को करने के लिए जो पैसा लगता है ना, वो खर्चा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बजट बोलते हैं। अभी क्वेश्चन है, इन टिपेक्स लिमिटेड कंपनी ट्रेडिंग इन स्टेशनरी आइटम, इट वाज डिसाइड दैट ऑल परचेज would be made from AK Limited on credit basis and credit period at least 7 days. This was done because no other company has offering credit facility. The type of plan has been referred. भाई क्रेडिट सेल्स का क्या है, आपकी पॉलिसी है ना, भाई क्रेडिट सेल्स आप दे रहे हो तो ये क्या है, आपकी पॉलिसी है कि भाई हम 7 दिन का एक क्रेडिट सेल पॉलिसी रखेंगे कि 7 दिन के अंदर पैसा दे दो, तो वो क्या है, आपकी पॉलिसी है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ प्लान इन द अबव केसेस। यहाँ पे 2 है, अनंता Travel and Tourism Private Limited is providing tourism and hospitality services to its customer. To achieve its objective, the company prepare a comprehensive plan taking into consideration the businesses. Comprehensive plan किसको बोलते हैं, strategy. तो A का क्या हो गया, strategy हो गया। Amit is chief executive officer of Mannat Raj Industries. He develop a broad parameters within which manager may function. भाई broad parameters क्या होता है जिसमें manager functions करेगा, by doing he tried to provide a base for देखो base for interrupting strategy। आप देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ base for interrupting strategy कहाँ पे था, आप यहाँ पे देखो base for interrupting strategy, ये देखो बेस, ये रहा, देखो डिसीजंस इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। ये क्लास स्ट्रेटजी के लिए क्या है, एक बेस क्रिएट करता है है ना, स्ट्रेटजी के लिए क्या करता है, एक बेस, प्रोवाइड अ बेस फॉर इंटरप्टिंग स्ट्रेटजी विच स्टेटेड इन जनरल टर्म्स। देखो बेस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटजी, तो देखो यही है इस क्वेश्चन के अंदर, बेस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटजी विच मैनेजर में फंक्शन बाय डूइंग ही ट्राइड टू प्रोवाइड अ बेस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटजी। वो किसके अंदर आता है, पॉलिसी। तो द टाइप ऑफ प्लान इज पॉलिसी, और पॉलिसी के बारे में 2 लाइन लिखनी है 3 में से, और इस स्ट्रेटजी के बारे में 3 में से कोई भी 2 लाइन लिखना है, आपको इसे एक्सप्लेन करना है। इस तरीके से आ सकता है, एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए, बोलेगा आप लाइन कोट करके बताओ कि कहाँ कहाँ से क्या है। तो आपको जितने भी मैंने कीवर्ड्स दिए हैं ना, टाइप ऑफ प्लान की टेंशन खत्म। और मुझे पता है तुम्हें जो प्लानिंग चैप्टर में सबसे ज्यादा परेशानी देता है वो टाइप्स ऑफ प्लान ही देता है, तो टाइप्स ऑफ प्लान मैंने खत्म करा दिया आपको, राइट। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनाइजिंग पे। ऑर्गेनाइजिंग में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो 2 ही चीजें हैं, ये फंक्शनल और डिविजन स्ट्रक्चर, और आपका सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में से वो आपको आएगा। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पूछेगा, और वो बोलेगा कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट में आएगा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ये स्ट्रक्चर में पूछेगा तो फंक्शनल या डिविजनल। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन, एक जैसा काम करने वाले लोगों को अगर हम एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे काम होता है एज पर फंक्शंस, प्रोडक्शन वाले सारे लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स वाले सारे लोग सेल्स में, मार्केटिंग वाले सारे लोग मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। इसमें स्पेशलाइजेशन होता है एवरी फंक्शन के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन लेके आता है। सेम टाइप के नेचर के जॉब को ग्रुप बना देते हैं। यूनी प्रोडक्ट और सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहता है, सस्ता है, लेकिन इसमें अकाउंटेबल ठहराना बड़ा मुश्किल है कि भाई काम अगर नहीं हुआ, प्रोडक्शन सेल परचेज सब डिपार्टमेंट है, अगर एक सेल नहीं हुई तो सेल वाला बोलेगा कि प्रोडक्शन वाले की गलती है, प्रोडक्शन वाला बोलेगा मार्केटिंग वाले की गलती है, मार्केटिंग वाला बोलेगा फाइनेंस वाले की गलती है, फाइनेंस वाले बोलेगा एचआर की गलती है, सब एक दूसरे के ऊपर डालते चले जाएंगे। तो यहाँ पे अकाउंटेबल ठहराना बड़ा मुश्किल होता है। तो कौन सा वो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जहाँ पे अकाउंटेबल ठहराना बड़ा मुश्किल है, वो है फंक्शनल। यहाँ पे एम्प्लॉयज को लिमिटेड टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है, और यहाँ पे मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, क्योंकि हर किसी का अपना अपना काम है, एफर्ट डुप्लीकेट नहीं होते। इट इंश्योर्स डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, ये इस बात का इंश्योर करता है कि हर फंक्शन को प्रॉपर अटेंशन मिले, इसलिए हर फंक्शन का एक अलग डिपार्टमेंट है। एनसीईआरटी क्या कहता है, it is the most suitable when the size of organization is large, has diversify activity। यहां पे diversify product नहीं लिखा है, be careful, diversify activities and operations required high degree of specialization। जब आपको काम में high degree of specialization चाहिए, यानी occupational specialization चाहिए, तो आप functional structure को follow करते हो। फायदा क्या है क्लास, आप काम में एक्सपर्ट हो जाते हो एक ही काम बार बार करते करते, और जो नजर रख रहा है, आप सब एक ही काम कर रहे हो और नजर भी वो इंसान आपके ऊपर रख रहा है, तो उसके लिए भी सबके ऊपर
सुपरविजन करना आसान है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करना बहुत आसान है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। प्रोडक्शन, सेल, परचेज, मार्केटिंग, एचआर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन करना बहुत आसान है। मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ती है और आपको ट्रेनिंग भी सिर्फ एक ही काम की देनी पड़ती है। आपको पहचान लेना है, फिर आपको ये अपनी भाषा में बना के लिखना है। ये छोटी छोटी हेडिंग्स, इनका एक्सप्लेनेशन। अगर आपको लग रहा है हेडिंग नहीं लिखनी, तो सीधे रोमन में नंबर डालो 1 2 3 4 5 और इसको सीधे लिखना स्टार्ट कर दो, हेडिंग की जरूरत ही नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है? डिपार्टमेंट जो है अपनी तरीके से स्पेशलाइज हो जाएंगे और पूरे कंपनी के प्रोस्पेक्टस को देखना भूल जाएंगे। और डिपार्टमेंट अगर बहुत बड़ा है ना, तो कई बार कोऑर्डिनेशन घट जाता है। डिपार्टमेंट हेड अपने बारे में सोचता है, अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचता है, जिसकी वजह से अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में लड़ाई होती है। प्रोडक्शन वाला सोचता है मैंने तो सब कुछ अच्छा किया है, सेल्स वाला सोचता है मैंने, इसलिए एक दूसरे से लड़ाई होती रहती है। और गोल अचीव नहीं हुआ तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एनीवन अकाउंटेबल। आप भैया किसी डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो बोलेगा कि भाई हमने तो अच्छा किया था, दूसरे डिपार्टमेंट ने काम अच्छे से नहीं किया। क्योंकि ये एक प्रोडक्ट के लिए ना 4 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन भी है, सेल भी है, परचेज भी है, मार्केटिंग भी है। तो किसकी वजह से सेल नहीं हुआ ये पता करना बड़ा मुश्किल है। और फंक्शन स्ट्रक्चर, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिलती है, गेट ट्रेनिंग ऑफ वन फंक्शन ओनली, ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म एनी अदर फंक्शन। क्योंकि आप उसको एक ही फंक्शन की ट्रेनिंग देते हो ना, तो भाई कल को उससे कोई और काम आप करा नहीं सकते। लेकिन डिवीजन में क्या है क्लास, एक प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट, ये उनके लिए सुइटेबल है। ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शनल बिकॉज विद इन ईच डिवीजन फंक्शन लाइक। देखो यहां तुम गलती करोगे, तुम्हें पेपर में ना तुम जरूर मेरा नाम याद करोगे, सर देखो ये आप कह रहे थे, ये क्वेश्चन आया था। डिवीजन में क्या होता है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका एक डिपार्टमेंट है, कॉस्मेटिक का अलग है, मेडिसिन का अलग है। जैसे एप्पल बनाता है तो आईपॉड का अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया, मोबाइल सॉरी फोन का अलग है ना, इसके अलावा जो हेडफोन आते हैं उसका अलग हो गया, लैपटॉप का अलग हो गया, इस तरीके से बना दिया। हर प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट बना दिया, इसको बोलते हैं डिवीजन। लेकिन हर डिपार्टमेंट के अंदर फिर से वो क्या होता है, फंक्शनल होता है। डिपार्टमेंट के अंदर भी भाई मान लो लैपटॉप का डिपार्टमेंट बन गया, पर लैपटॉप की सेल्स भी तो है, परचेज भी तो है, मार्केटिंग भी तो है, एचआर भी तो है, फाइनेंस भी तो है, तो वो अलग से मतलब डिवीजन के अंदर ही फंक्शनल है। तो यहाँ पे बच्चे जब देखते हैं अलग अलग परचेज, सेल, प्रोडक्शन हो गया, तो फंक्शनल समझ बैठते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ क्या लिखा है, ईच डिवीजन, यानी कि हर एक प्रोडक्ट में मल्टी फंक्शन होता है, बिकॉज विद इन ईच डिवीजन फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज आर परफॉर्म टुगेदर। लेकिन यहाँ पे ये सब एक ही साथ परफॉर्म होता है। और तुम लोग क्या करते हो, इन 3-4 वर्ड को देख के इसका फंक्शन लिख के आते हैं और गलत हो जाता है। क्योंकि अगर आपने इसको पहचाना फंक्शनल, तो आप इसके मेरिट डिमेरिट लिखोगे फंक्शनल के, और टीचर गलत कर देगा बिकॉज ये तो डिविजनल है, वो पढ़ेगा ही नहीं इसको। ईच डिवीजन इज सेल्फ कंटेन, लाइन प्लीज मत भूलना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिख लो वीडियो पॉज करके। ईच डिवीजन इज सेल्फ कंटेन एज इट डेवलप एक्सपर्टाइज इन ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट लाइन। तो हर फंक्शन होता यहाँ भी है, लेकिन वो एक डिपार्टमेंट के अंदर एक साथ होता है, इसको डिविजनल बोलते हैं। यहाँ स्पेशलाइजेशन किसके अंदर आता है, प्रोडक्ट में। वहां था ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, यहाँ है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। ग्रुपिंग जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन प्रोडक्ट, मल्टी प्रोडक्ट manufacturing company, organizations adding more line of product, organizations planning for expansion and diversification। तो वो कंपनी जो डाइवर्सिफिकेशन करती है, एक्सपैंड करती है, नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, उनके लिए अच्छा है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है अकाउंटेबिलिटी ठहरा सकते हो कि भाई मोबाइल की सेल्स तो हो रही है, आईपॉड की सेल्स क्यों नहीं हो रही, तो आईपॉड का डिपार्टमेंट जिम्मेदार है और कोई डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं है। फ्लेक्सिबल है, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर बंदा काम कर सकता है। और ये बहुत आसान है नए नए प्रोडक्ट को ऐड करना, है ना, क्योंकि अब 4 डिपार्टमेंट के लिए 4 प्रोडक्ट है, 5वां प्रोडक्ट आएगा तो 5वां डिपार्टमेंट बन जाएगा। एक्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में कोई छेड़खानी नहीं होगी। फायदा क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है, मैंने बता ही दिया आपको ऑलरेडी। यहाँ पे आप अकाउंटेबिलिटी ठहरा सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी, और बिजनेस को एक्सपेंड करना, ग्रो करना काफी आसान हो जाता है। एक्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में कोई छेड़खानी नहीं होती। लेकिन घाटा क्या है, हर डिपार्टमेंट वही अपने प्रोडक्ट पर फोकस करेगा, ओवरऑल कंपनी के बारे में नहीं सोचेगा। लड़ाई झगड़ा होता है जो कंपनी रिसोर्स एलोकेट करती है, एप्पल रिसोर्स एलोकेट करेगा अलग अलग आईपॉड को या फिर क्लास लैपटॉप को, मोबाइल फोन को, तो लड़ाई होगी सब में। और इसमें पैसा बहुत चाहिए ना, वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब आता है क्वेश्चन पे, डिलीजेंट डेवलपर्स अ वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन बैंगलोर, प्लीज आंसर चेक मत करना, यहीं से रहना। Bangalore startup initiative of Mr. Maniraj, which aims at achieving profit margin of 10% in first year. Mr. Maniraj appointed Mr. Edwit as the digital marketing head, Mr. Kiansh as the lead of backend department, and Mr. Nirved headed at graphics designing department. Since each head was specialized in specific skills, it resulted increase in efficiency and better coordination. However, problem arise when Mr. Edwit started considering group objective superior to organization
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, है ना, एंड स्टॉप्ड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद मिस्टर कियांश एंड मिस्टर निवेद। भाई यानी कि अपने अपने ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है वो इंपॉर्टेंट है, बाकियों का नहीं। द कंपनी हैड बियर टू ब्रंट ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, वाज अनेबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो भैया लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हुआ और ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाया। तो ये किसका है? अलग अलग फंक्शन का अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, ग्राफिक्स डिपार्टमेंट अलग है, डिजिटल मार्केटिंग का हेड अलग है, अलग अलग फंक्शन का अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया और हर डिपार्टमेंट अपने बारे में सोचने लगा, लास्ट में लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो ये क्या है? आइडेंटिफाई एंड स्टेट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और साथ में 2 बेनिफिट और 2 लिमिटेशन बताने हैं उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। तो सो द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स अडॉप्टेड बाय डिलिजेंट डेवलपर्स इज फंक्शनल स्ट्रक्चर, राइट, क्योंकि काम को फंक्शन के अकॉर्डिंग बांट रहे, सिमिलर नेचर की जॉब को एक साथ रख दिया गया है। और जो बेनिफिट है आपको 2 बताने, अभी हमने कितने सारे बेनिफिट डिस्कस किया, और 2 आपको लिमिटेशन बताना है। एनी 2 बेनिफिट्स, एनी 2 लिमिटेशंस, जो आपका मन करे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कोई भी मैनेजर सारा काम खुद नहीं कर सकता। मान लो मैं ही हूं, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, मुझे टेंडर क्लास कोई मिला हुआ है, तो मैं सारा काम नहीं कर सकता अकेले, तो मैं अपने नीचे किसी को बोलता हूं काम को करने के लिए। तो क्योंकि मैं अपने नीचे काम करने के लिए बोल रहा हूं, तो मैं उसको नीचे लेवल पे कुछ ना कुछ पावर भी दूंगा। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं काम को करने की, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए मैं कुछ पावर भी दूंगा। उसी पावर को हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डिवीजन ऑफ अथॉरिटी and power downward to the subordinate. Delegation is about entrusting someone else to do part of your job. आप अपना काम किसी और से करा रहे हो, क्योंकि मैनेजर खुद सारा काम नहीं कर सकता, तो वो जानबूझकर डेलिबरेटली जानबूझकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास करता है नीचे, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए पावर भी नीचे देता है। पहचानो कैसे? शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। और आप किसको दोगे जिम्मेदारी? जस्ट जो नीचे सबऑर्डिनेट है ना, आप उसको दोगे। यहाँ पे 2 लेवल, इट इंक्लूड्स 2 लेवल। मेंटेन पर यहां पे लिखा मेन पर्पस जो है वर्कलोड को कम करना है मैनेजर का, और ये एक रूटीन एक्टिविटी है। एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। वर्कलोड कम करना यहां मेन मोटो है, और यहां 2 ही लेवल होंगे। एक्चुअली क्या है, आपको कंफ्यूजन आएगा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, और मेरा मेन एम वही दूर करना है। यहाँ पे 2 ही है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, और नजर यहाँ बहुत पैनी होती है सुपीरियर की तुम्हारे ऊपर, क्योंकि उसने तुमको काम दिया, वो तुमको देखेगा। ऑटोनॉमी नहीं है इसके अंदर। डिसेंट्रलाइजेशन में सब में काम बराबर बराबर बढ़ जाता है, वहां ऑटोनॉमी ज्यादा होती है। यहाँ ऑटोनॉमी कम है, यहाँ 2 लेवल है। यहाँ इमीडिएट सुपीरियर तुमको क्या कर रहा है? क्लास पावर दे रहा है। इट इज ए प्री रिक्विजाइट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी तभी चल पाएगी जब डेलीगेशन होगा, विदाउट इट कंपनी कांट सर्वाइव, क्योंकि कोई भी मैनेजर इस लायक नहीं कि वो सारा काम खुद कर सके। सो इट इनेबल द मैनेजर टू यूज हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटी, ताकि आप जो हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज है ना, आप उनको कर सको। डेलीगेशन डज नॉट मेक क्लास एब्डिकेशन। डेलीगेशन का ये मतलब नहीं है कि काम नीचे लेवल पे दे दिया, सॉरी फ्री हो गए, सो गए, बच नहीं सकते आप। अभी भी जवाबदेही आप ही की रहेगी। मेरे को मेरे बॉस ने काम दिया ठीक है, मैंने नीचे लेवल पे काम दिया, मैंने जिसको काम दिया उसने काम पूरा करके नहीं दिया, तो मैं अपने बॉस से नहीं कह सकता बॉस मैं कुछ नहीं जानता भैया, मेरे नीचे वाले ने काम नहीं करा, मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझसे मत पूछो, मैंने तो इसको काम दे दिया था, इसने नहीं किया, आप इससे पूछो। आई कांट से लाइक दिस, मैं नहीं कह सकता, मुझे अभी भी इनको जवाब देना। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि भाई मैंने तो इनको काम दे दिया, इनसे पूछो, कभी नहीं कह सकते। ठीक है। Delegation does not mean abdication. The manager still be accountable for the performance of the assigned task. अभी भी accountable है। Moreover, authority granted to subordinate can be taken back. अब नीचे लेवल पे तुमने दिया है तो तुम चेंज कर सकते हो उसको कि भाई तुमको नहीं किसी और को देंगे, लेकिन भैया आंसर आपको देना पड़ेगा। आप काम को नीचे लेवल पे दे सकते हो, आप पावर को नीचे लेवल पे दे सकते हो, लेकिन जवाबदेही आप नीचे लेवल पे नहीं दे सकते। जवाबदेही आप ही की रहेगी। अगर जो डीएम है, मान लो जो भी किसी जिले का डीएम है, भैया उसको ही आंसर देना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर को। वो ये नहीं कह सकता कि भाई नीचे जो पुलिस वाले हैं उनसे पूछ लो, भैया आप ही को आंसर देना पड़ेगा। भले आप काम नीचे दे दो, लेकिन आप आंसर खुद दोगे। डेलीगेशन के 3 एलिमेंट है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। टास्क पूरा नहीं हुआ तो कौन आंसर होगा। अथॉरिटी इक्वल होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के। अकाउंटेबिलिटी को बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं कर सकता, अकाउंटेबिलिटी आप ही की होगी। इन कंक्लूजन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, इट कैन बी स्टेटेड दैट वाइल अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, अथॉरिटी को नीचे लेवल पे बांटते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करते हैं और अकाउंटेबिलिटी को थोप दिया जाता है।
तो देखो रिस्पॉन्सिबिल, देखो अगर आपको पावर मिली है ना तो भैया जिम्मेदारी भी मिली है, वो आप अज्यूम कर लो, और अकाउंटेबिलिटी थोप दी गई है, वो तो देना ही देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आता है? अथॉरिटी से। अगर आपको पावर दे दिया तो अपने आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। और अकाउंटेबिलिटी कहां से आता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जवाबदेही देनी पड़ेगी, अगर जिम्मेदारी है तो जवाबदेही भी है। तो ये लाइन आप ध्यान रखना। डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, एम्प्लॉयज को डेवलप करने में हेल्प करेगा, मैनेजर का वर्कलोड कम करेगा, मैनेजमेंट भी इफेक्टिव होगा बिकॉज मैनेजमेंट फोकस करेगा अपने इंपॉर्टेंट काम पे, डे टू डे रूटीन जॉब तो उसने नीचे लेवल पे ट्रांसफर कर दिया। इससे कंपनी का ग्रोथ होता है और कोऑर्डिनेशन भी बेहतर बना रहेगा, बिकॉज बिना कोऑर्डिनेट करे तो भैया आप बात नहीं कर सकते ना, काम नहीं दे सकते। और जब मैं अपना काम नीचे लेवल पे किसी को दे रहा हूं ना, तो मैं भरोसा कर रहा हूं उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो मोटिवेट होगा और मेहनत से काम करने के लिए। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? टॉप लेवल मैनेजर कुछ पावर अपने हाथ में रखते हैं, वो किसी को नहीं देते, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। चेक पे साइन करने का अधिकार वो किसी और को नहीं देंगे, लेकिन बाकी जितना भी काम है वो कंपनी में सभी लोगों को, ध्यान रखना, ऑल लेवल्स, वहां पे 2 लेवल था, यहाँ ऑल लेवल था। वहां वर्कलोड कम करना था, यहाँ सबको शामिल करना था डिसीजन मेकिंग के अंदर, ये ऑब्जेक्टिव है, केस स्टडी में काम आएगा। डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन। इवनली का मतलब होता है इक्वली, आप बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करोगे अथॉरिटी को एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हियर एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल गेट सम शेयर इन अथॉरिटी, तो हर किसी को थोड़ा बहुत अथॉरिटी का शेयर मिलेगा। डिसेंट्रलाइजेशन एक्सप्लेन द मैनर इन विच डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिवाइडेड among hierarchical levels. Put simply, decentralization refers to delegation of authority through all level. जब हम देखो डेलीगेशन के बाद आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन इज नेसेसरी बट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट। तो पहले डेलीगेशन होगा, ए बी को देगा, फिर बी सबको बराबर बराबर बांट देगा, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इन अदर वर्ड्स, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज पुश डाउन टू चेन ऑफ कमांड व्हेन डिसीजन टेकन बाय द लोअर लेवल are numerous as well as important, organization can be regarded as greatly decentralized। तो सबको बराबर बराबर बांटना है पावर को, सारे लेवल इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और वर्कलोड कम करना मेन मोटो नहीं है, मेन मोटो है सबको इंगेज करना, डिसीजन मेकिंग में सबको पार्टिसिपेट करना। और ऑटोनॉमी ज्यादा होता है बिकॉज तुम सभी पे नजर रख रहे हो, तो कुछ लोग जो है वो ऐसा हो सकता है कि आजादी उनको ज्यादा मिल जाए, डेलीगेशन में आजादी नहीं मिलती। कीवर्ड क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल लेवल, ऑटोनॉमी ज्यादा मिलती है, सबऑर्डिनेट्स पे बिलीव किया जाता है, सिस्टमेटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, ये भी आता है कई बार, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, मेन पर्पस इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, गिविंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉइज एट एवरी लेवल, अलाउ फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एट एवरी लेवल। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? टॉप लेवल मैनेजर की, और मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन है, यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है ना वो ज्यादा है, यानी कि जो है यहाँ पे मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। अच्छा, इंपोर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का? तो पहला इंपोर्टेंस क्या है? डेवलप इनिशिएटिव लेवल अमंग सबऑर्डिनेट, यानी देखो जो सबऑर्डिनेट है ना, जब आप उनसे अपना काम कराओगे ना तो वो काम करते करते सीखेंगे, है ना। डेवलप मैनेजर टैलेंट फॉर फ्यूचर, उनके अंदर एक मैनेजर टैलेंट बन जाएगा, सबकी सहमति से डिसीजन लिया जाता है तो डिसीजन मेकिंग क्विक है। और टॉप लेवल मैनेजर्स को रिलीफ मिलेगा, थोड़ी आजादी मिलेगी टॉप लेवल मैनेजर को, ग्रो होगा ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोल आसान होगा। कंट्रोल करना, बेटर कंट्रोल, आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंट्रोल भी रख सकते हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है जब उनको आप पावर देते हो। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है, प्लीज यहां से रीड करो मेरे साथ साथ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक्सप्लेन द बेनिफिट। देखो जब भी बोलेगा ना कॉन्सेप्ट की, बाय कोटिंग द लाइन गिवन अबव, आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है, एंड एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ द कॉन्सेप्ट डिस्कस अबव। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है पढ़ते हैं। जोजो एंड जोजो इज अ कंपनी नोन फॉर इट्स कस्टमर बिजनेस फॉर बेबी ऑयल एंड बैंडेज, बट मेनी पीपल डू नॉट नो दैट कंपनीज ऑल्सो रन मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक बिजनेस एज वेल एज फार्मास्यूटिकल कंपनी विद मोर than 1,80,000 employees worldwide. The company has been chooses to share decision making authority with lower levels and place nearest to the point of action. Therefore, the response does not take time. देखो क्विक डिसीजन मेकिंग भी हो गया और लोअर लेवल तक अथॉरिटी को बांटा जा रहा है। द प्रोपोगेट्स दैट बिलीव दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, पीपल को कॉम्पिटेंट माना जा रहा है, भरोसा ज्यादा है, कैपेबल है, रिसोर्सफुल है, हु कैन गेट द चांस टू प्रूव देयर एबिलिटी एंड इनेबल द कंपनी इन आइडेंटिफाइंग दोज एग्जीक्यूटिव हु हैव नेसेसरी पोटेंशियल टू बिकम डायनामिक लीडर, सो दैट चेकिंग रिक्वायर्ड डिसीजंस टेकन बाय द लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट at least is the list. This makes it possible to evaluate performance at each level. Each department can individually head accountable for their result. By quoting the line, identify the concept. तो यार कौन सा कॉन्सेप्ट है? डिसेंट्रलाइजेशन। लाइन कहाँ से कोट किया है क्लास? अच्छा, response does not take time.
यानी कि जो पहली चीज है ना वो है क्विक डिसीजन मेकिंग। रेस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम, मैंने आपको अंडरलाइनिंग भी किया था यहाँ पे, रेस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम, ये ना, देयरफॉर द रेस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम, यानी कि क्विक डिसीजन मेकिंग। ये लाइन आपने कोट कर दिया, फिर आपने मीनिंग लिख दिया, फिर आपने उसका मतलब समझा देना है, क्विक डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है। हु कैन चेंज प्रूव देयर चांस टू प्रूव देयर एबिलिटी, यानी कि डेवलप मैनेजर टैलेंट फॉर फ्यूचर। तो ये इंपॉर्टेंस, आपको कॉन्सेप्ट को पहचानना है, साथ में उसके इंपॉर्टेंस लिखने हैं। अगर किसी ने इसका डेलीगेशन लिख दिया तो उसके इंपॉर्टेंस भी वो गलत ही लिखेगा, सारा कट हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा उसमें। आइडेंटिफाइंग दो, अच्छा ये तो क्लास वही पॉइंट है, यानी कि जो यहाँ पे ना आइडेंटिफाइंग दोज एग्जीक्यूटिव हु हैव नेसेसरी पोटेंशियल टू डायनामिक लीडर, तो ये इनिशिएटिव लेवल बढ़ रहा है सबऑर्डिनेट्स का। और लास्ट वाला जो पॉइंट था, टू मेक इट इज पॉसिबल टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ ईच लेवल इन डिपार्टमेंट अकाउंटेबल, तो ये हो गया बेटर कंट्रोल, सबको सब अकाउंटेबल है, सबको अकाउंटेबल ठहरा सकते हो, तो ये हो गया बेटर कंट्रोल। और फिर बेटर कंट्रोल को आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो मैंने आपसे कहा था आप ऐसे मत लिखना, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये है कि आप पहले टॉपिक का नाम लिखो कि वो क्या है, फिर उसे एक्सप्लेन करो, और नीचे एक कोट वर्ड डाल के आप उस लाइन को कोट कर लो जहां से आपने उसको उठाया है, जहां से आप उसे पहचान रहे हो। याद रखना, मेजॉरिटी क्वेश्चन में ना लाइन कोट करने के लिए आता ही नहीं है। मेजॉरिटी क्वेश्चन में क्या आता है, ये सैंपल पेपर क्वेश्चन, बट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें आपको बोला पहचानो, और बस आपको उसके इंपोर्टेंस खुद ही लिखने हैं अपने आप, नो नीड टू लाइन कोट लाइन, राइट। बट फिर भी अगर आ गया तो आप ध्यान रखना, पहले आप उसे पॉइंट को लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे, फिर लाइन कोट करोगे। इन्होंने जितना कोट किया थोड़ा आगे पीछे भी ले सकते हो, बस ये ध्यान रखना दूसरे पॉइंट का इस पॉइंट में ना आ जाए, फिर तो गुड गोबर हो जाएगा ना, तो आप उसी पॉइंट का लाइन जो है वो ले सकते हो। नेक्स्ट है स्टाफिंग चैप्टर। स्टाफिंग में ना बहुत इंपॉर्टेंट है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट होता क्या है क्लास, रिक्रूटमेंट बेसिकली क्या होता है ना, फ्लड ऑफ रेस्पॉन्स आ जाता है इसके अंदर। हम क्या करते हैं, वर्कर को इनवाइट करते हैं, आओ हमारी कंपनी में ज्यादा ज्यादा लोग अप्लाई करो, ताकि हम सबसे बेटर एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे। रिक्रूटमेंट कंपनी के अंदर से भी ले सकते हैं, कंपनी के बाहर से भी ले सकते हैं। अंदर से लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कंपनी के बाहर से लेते हैं तो बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स में दो ही हमारे पास तरीके हैं, ट्रांसफर। जो ट्रांसफर होता है आज भी यही काम कर रहा है, कल भी सेम लेवल पे काम करेगा, सेम सैलरी, सेम पावर, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं बदलेगा, बस जगह बदल जाएगी। आज नोएडा में काम कर रहा था, कल को गुड़गांव में काम करेगा। लेकिन प्रमोशन क्या है, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर हायर लेवल। यहाँ पे ना अथॉरिटी बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। यहाँ सैलरी वैलरी सब कुछ बढ़ जाती है। ट्रांसफर ऑल्सो यूज फॉर ट्रेनिंग एम्प्लॉइज फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब, तो आप अलग अलग जगह बिठा के ना उससे अलग अलग काम भी कई बार करा लेते हो, ये उसके ट्रेनिंग का पार्ट भी है। ट्रांसफर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। दिस प्रैक्टिस हैव्स टू इंप्रूव मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉय। सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ेगा एम्प्लॉयज के ऊपर कि हाँ यार हमारा प्रमोशन हो रहा है, हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा प्रमोशन होगा। तो ये भी क्लास आपको क्या करेगा, बेटर ग्रोथ देगा। तो ये दो तरीके हैं इंटरनल में, ट्रांसफर और प्रमोशन। ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल। ट्रांसफर जो है वो हॉरिजॉन्टल है, और जो प्रमोशन है वो वर्टिकल है। अच्छा, कंपनी के अंदर से भर्ती करोगे तो फायदा क्या है कि आपको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के टैलेंट का, एबिलिटी का पता होगा, है ना, सस्ता भी रहता है क्लास। ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाएंगे कि यार मेरे भाई का साथ वाले का प्रमोशन हो गया तो कल को मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा। ट्रेनिंग में कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, लोग छोड़ के कम जाएंगे। और ट्रांसफर के थ्रू जहां पे आपके पास सरप्लस एम्प्लॉय है, जहां ज्यादा एम्प्लॉयज है, उनको ट्रांसफर करके ऐसी जगह भेज देंगे डिपार्टमेंट में जहां एम्प्लॉयज कम है। घाटा क्या है, कोई फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा। लिमिटेड चॉइस है, नई कंपनी होगी तो ये संभव ही नहीं है, नई कंपनी में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होंगे ही नहीं। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से लोग जॉब छोड़ सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, और कई बार एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में लड़ाई भी हो जाता है कि यार इसका प्रमोशन क्यों हो गया, अच्छी सोच क्या है इसका हो गया, चलो मेरा भी कल को हो जाएगा, बुरी सोच क्या है इसका क्यों हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कंपनी में एम्प्लॉयज को बाहर से लेते हो तो तुम्हारे पास क्या क्या रास्ता है, टिक लगा लो, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको पढ़ाने के लिए ही टॉपिक उठाया है। तो जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब जो अनस्किल्ड जॉब पोजीशन होता है ना, घर के कंपनी के बाहर गेट पे लगा देते हैं एक नोटिस बोर्ड कि आओ, जो हमारे पास इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सफाई वाला, ऑफिस बॉय की जरूरत है, आ जाओ काम करने के लिए। तो यहाँ पे नोटिस इज प्लेस ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल ऑफ द जॉब अवेलेबल। द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज फॉलोड यूजुअली फॉर कैजुअल वैकेंसीज, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब। सच वर्कर आर नोन एज कैजुअल वर्कर और बदली वर्कर्स। दे आर पेड रेम्युनरेशन डेली बेसिस, तो डेली वेज बेसिस पे उनको रेम्युनरेशन दिया जाता है।
जब आपको मान लो 500 एम्प्लॉय की जरूरत है और 2000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो 1500 एम्प्लॉयज के आपके पास रिज्यूमे पड़े होंगे। उन 1500 एम्प्लॉय से जब आप फिर से कांटेक्ट करते हो, उनको बुलाते हो, दिस इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर। मेनी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप अ डेटाबेस ऑफ अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट। ध्यान रखना, कीवर्ड अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स को, ऑफिस में रखा हुआ डेटा जो है उनका, उनको बुलाते हैं, तो उनको बोलते हैं कैजुअल वर्कर्स। जो बेसिकली वेटिंग लिस्ट में लोग पड़े रहते हैं ना, उनमें से किसी को बुला लेते हैं। आज तो 500 ले लिए 2000 में से, कल को 100 और चाहिए, तो इसमें से जो 1500 बचे उसमें से बुला लेंगे जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे। अगला है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजिंग। किसी भी तरीका न्यूज़पेपर में, प्रोफेशनल जर्नल में, मैगजीन में आप ऐड दे रहे हो तो उसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। एनसीईआरटी क्या कहता है? एडवर्टाइजिंग इज इन न्यूज़पेपर और ट्रेड और प्रोफेशनल जर्नल्स इज जनरली यूज व्हेन वाइडर चॉइस इज रिक्वायर्ड। जब भैया हमें सबसे टॉप चाहिए ना, तब हम इतना पैसा खर्च करते हैं ऐड देके। मोस्ट सीनियर पोजीशन जो है वो क्लास इस मेथड से यूज किए जाते हैं। लेकिन इस मेथड का डिसएडवांटेज क्या है क्लास? इस मेथड से ना बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स आ जाता है और और क्लास जो अनसुटेबल कैंडिडेट है वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि ऐड डाला, सबने देखा, जो एलिजिबल नहीं वो भी आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्लास एक ऐसा मतलब कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली आपका डेटा रखती है, और जहां जहां जॉब की कमी होती है वहां पर क्लास ये लोग आपको जॉब दिला देते हैं। मतलब जहां पे काम ज्यादा है, वर्कर्स की कमी है, वहां पे ये आपको भेज देते हैं। तो ये सरकारी एजेंसीज हैं जो बेसिकली आपको जॉब लगवा देते हैं। अगला है कैंपस रिक्रूटमेंट। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, हाईली हाइप्ड क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, और जो कंपनीज है ना, उनके बीच एक कनेक्शन रहता है। रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज अ वेल स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस फॉर बिजनेसेस, दिस रेफर्ड एज अ कैंपस रिक्रूटमेंट। यानी कंपनीज डायरेक्टली तुम्हारे कॉलेज में आके तुम्हें फाइनल ईयर में उठा के ले जाएंगे। एसआरसीसी, हिंदू हंसराज गार्गी जैसे बड़े कॉलेजेस होते हैं ना, इवन क्लास चाहे वो और भी मिरांडा हाउस है या केएमसी है, इवन वेंकटेश्वर कॉलेज है, तो इन सब के अंदर क्या होता है कि भैया ये आत्माराम है ना, तो उन सब कॉलेजेस के अंदर डायरेक्टली ये लोग पहुंचते हैं और फाइनल ईयर में आपको रिक्रूट कर लेंगे। इट इज अ पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट जॉब्स में बिग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ क्लोज कनेक्शन विद द यूनिवर्सिटी। तो बड़ी बड़ी बिग ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, वो कनेक्शन बनाते हैं यूनिवर्सिटीज और वहीं से एम्प्लॉयज को उठा लेते हैं। सो दिस इज कैंपस रिक्रूटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मूवी आपने देखी होगी क्लास 3 इडियट्स, उसके अंदर यही सीन दिखाया गया है। प्लेसमेंट एजेंसीज आपसे पैसे लेंगे, और ध्यान रखना मिडिल लेवल और जो अपर लेवल, टॉप और मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो यहाँ पे उनको हायर किया जाता है इस तरीके से। प्लेसमेंट एजेंसी से ये कुछ पैसे भी लेते हैं। दीज एजेंसीज कंपाइल बायोडाटा ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड रेकमेंड सुटेबल नेम्स टू देयर क्लाइंट्स। सच एजेंसीज चार्ज फी फॉर देयर सर्विसेज एंड दे आर वाइल यूजफुल वेयर एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग इज रिक्वायर्ड। तो कंपनी सोचती है कि कौन भर्ती करेगा, कंपनी सीधे इनको पैसे देती है, और ये लोग क्या करते हैं, आपसे पैसे लेंगे और आपकी जॉब जो है वो लगवा देंगे, लेकिन आप एलिजिबल हो तभी लगवाएंगे। दे स्पेशलाइज इन मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट्स। दे मेंटेन डेटा बैंक, वो डेटा बैंक मेंटेन करते हैं और जो एलिजिबल पर्सन होता है उसकी जॉब लगवा देते हैं। अगला एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। आप अपने जो जो आपके पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके रिकमेंडेशन से भी आप एग्जिस्टिंग जॉब पोजीशन को फिल कर सकते हो, या ठेकेदार से। जो अनपढ़ लोग होते हैं, ठेकेदार उनको अपने कॉन्टैक्ट में रखता है गाँव से लाके, और एक जगह जहां बल्क में लोगों की जरूरत पड़ती है ना, कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों की जरूरत अगर बल्क में है, तो फिर उसके लिए सुटेबल क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार। लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लेबर एंड दे कैन प्रोवाइड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स शॉर्ट नोटिस। जहां पे ये वर्ड आ जाए ना, शॉर्ट नोटिस और अनस्किल्ड वर्कर, तो आप समझ जाना ये बात किसकी चल रही है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर की। शॉर्ट नोटिस और अनस्किल्ड वर्कर दोनों होना चाहिए। एक्सेल में क्या है, टीवी पे ऐड भी आ सकता है, इंटरनेट पे भी, है ना, लाइक क्लास गूगल फॉर जॉब्स हो गया, लिंक्डइन, नौकरी.com, मॉन्स्टर.com, इन सब से भी हम बाहर से वर्कर को भर्ती कर सकते हैं। घाटा क्या है, नया आएगा टैलेंट कंपनी के अंदर, वाइडर चॉइस है, बाहर दुनिया बहुत बड़ी है। एक्सेलेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से आपको क्वालिफाइड और ट्रेन पर्सनल मिल सकता है थ्रू कैंपस प्लेसमेंट। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एम्प्लॉय रखे हुए हैं ना, आजकल की जो जनरेशन पीढ़ी है, आप वो लोगों को हायर कर सकते हो, इनकी कॉम्पिटेटिव स्पिरिट बहुत हाई होती है। और बाहर से जब एम्प्लॉयज आता है ना, तो कंपनी के अंदर भी ना कॉम्पिटिशन अपना आप बढ़ जाता है, अच्छे से वो लोग परफॉर्म करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज गोज डाउन। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को लगेगा यार हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, बाहर से ले लिया, महंगा पड़ता है। नए एम्प्लॉय कई बार एडजस्ट नहीं कर पाते रूल रेगुलेशन में और छोड़ के चले जाते हैं, टाइम बहुत लगता है क्लास, और ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन पे भी कंपनी काफी खर्चा करती है एक्सेलेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। अब एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एक्सेलेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इलस्ट्रेटेड इन द गिवन पिक्चर। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है और ये पीके कह रहा हूँ, 3 इडियट की मूवी का सीन है। क्या है ये, कैंपस रिक्रूटमेंट या कैंपस प्लेसमेंट। आपको मैच करना है, ये भी क्वेश्चन है
एग्जामिनेशन में, वेबसाइट डिजाइन एंड डेडिकेट फॉर पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब सीकर्स एंड जॉब ओपनिंग्स। तो बताओ क्लास क्या होता है ये? वेब पब्लिशिंग है ना, वेबसाइट किस में होता है? वेब। मुझे पता पहले का दूसरा है, तो पहले का दूसरा कहाँ पे है? यहाँ तो नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। दूसरे को देखते हैं, लाइजन विद बिजनेस हाउसेज विद एजुकेशनल, बिजनेस और एजुकेशन दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या होता है क्लास? कैंपस रिक्रूटमेंट, यानी कि दूसरे का तीसरा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। क्या तीसरे का चौथा है? नोटिस पे, नोटिस लिया जाता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, नोटिस लगा दिया जाता है। और डेटाबेस ऑफ, देखो पढ़ाया था वही आया हुआ है, कैजुअल कॉलर, चौथे का फर्स्ट, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस, मोस्ट इंपोर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की जाती है अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स को बाहर निकालने के लिए। जितने भी अनफिट एप्लीकेशन है उनको बाहर निकालने के लिए स्क्रीनिंग की जाती है, प्री लिया जाता है, ताकि जो बेसिक क्वेश्चन पूछ के उन लोगों को निकाल दो जो इसके लिए फिट है ही नहीं। फिर एक टेस्ट लिया जाता है क्लास एबिलिटी को चेक करने के लिए, और 5 टेस्ट हैं। दिस पेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। यहां से 12th में पूछे ना पूछे, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं सीयूईटी में जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। अभी सीख लो ताकि बाद में दिक्कत ना आए। आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। आईक्यू लेवल मतलब पर्सन्स एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी, पर्सन्स की लर्निंग एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है कि नहीं, डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता। पोटेंशियल ऑफ लर्निंग, न्यू स्किल्स वो सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा। गुड क्लास, गुड इंडिसेस ऑफ अ पर्सन फ्यूचर सक्सेस स्कोर, फ्यूचर में कितना सक्सेस करेगा उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट है। उसके इमोशंस, उसके रिएक्शंस, उसकी मैच्योरिटी, उसकी वैल्यू सिस्टम जज करने के लिए उसकी पर्सनालिटी चेक की जाती है, पर्सनालिटी टेस्ट। ऐसे क्वेश्चंस देखे दिए जाते हैं जिससे क्लास उनके वैल्यू सिस्टम को जज किया जाता है। ऑल्दो क्लास सब लोग इंटरव्यू में जाके राम बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं, जी हमें तो कंपनी की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है हम लोगों को। सारे आईएएस ऑफिसर के जितने भी आप वो देखते हो इंटरव्यू, सब में कितनी बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं वो लोग, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है यू नो वेरी वेल, नीचे से लेकर ऊपर तक सबको पैसा खिलाया जाता है। ऑल्दो एक्सेप्शन एक लिमिटेड परसेंट में जरूर है, बट इसको डिफाइन करना ना बड़ा मुश्किल है, पर्सनालिटी टेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। ट्रेड टेस्ट, यानी आपको एग्जिस्टिंग स्किल्स के बारे में कितनी नॉलेज है और आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कहाँ पे है, उसको जानने के लिए इंटरेस्ट टेस्ट होता है। टेस्ट जैसे ही पास करोगे फिर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, एक इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन होगा, यू कैन आस्क क्रॉस क्वेश्चनिंग हियर, यहाँ पे बातें होंगी, एक्सपर्ट टॉप लेवल पैनल के बैठे होंगे और उस एक्सपर्ट आपसे अपने अपने लेवल पे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आपका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर कौन था, किसी ऐसे 2 लोगों को नाम बताओ जिनको आप जानते हो, जिनसे हम आपके बारे में पूछ सकें। और फिर जाके सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा और उसके बाद जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जो पास कर लेंगे सॉरी, उनको जॉब ऑफर दिया जाएगा और फिर वो कंपनी में आएंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। यहां ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कुछ सिग्नेचर एम्प्लॉयर करेगा, कुछ एम्प्लॉय करेंगे। सर्टेन डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट। वन सच डॉक्यूमेंट इज अटेस्टेशन फॉर्म। ध्यान रखना, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया और बुक में भी इसका आंसर गलत दिया हुआ है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका नाम है अटेस्टेशन फॉर्म, तो जहां पे ये लाइन लिखी रहती है दिस फॉर्म, ये लाइन आती है पेपर में, दिस फॉर्म कंटेन सर्टेन वाइटल डिटेल about the candidate which are authenticated and attested by him or her. Attestation form will be a valid record for future reference. तो यहां से पूछेगा this document, तो which type of document? Attestation form, और which step? Last step, contract of employment. Okay. अब एक क्वेश्चन है क्लास उसी से, जरा आप देखो यहाँ पे। एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप अरेंज करो लाइन बाय लाइन, है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंज करो। एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सिलेक्शन प्रोसेस, है ना, कि आप ऑर्गेनाइज करो लाइन बाय लाइन की पहले क्या स्टेप आएगा फिर क्या स्टेप आएगा। और ये एमसीक्यू है, मैच द फॉलोइंग का। प्लेसमेंट किसे कहते हैं? इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज टू द अदर एम्प्लॉयज, फैमिलराइजिंग, देखो उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? जहां हम एम्प्लॉयज को फैमिलराइज करते हैं। और इट रेफर्स टू एम्प्लॉयज ऑक्युपाइंग द पोजीशन, पोजीशन को दिखाना, है ना, दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट। और इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉयज करंट और पास्ट परफॉर्मेंस, सर्टेन प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। तो चौथे का थर्ड कहाँ पे है? चौथे का थर्ड यहाँ पे है। और पहले का दूसरा कहाँ पे है? पहले का दूसरा यहाँ पे है। चौथे का, अच्छा दूसरे का क्या है क्लास? रिक्रूटमेंट, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, ध्यान रखना क्लास, दूसरे का फोर्थ, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। आप हमेशा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ही यही है कि रिक्रूटमेंट का कीवर्ड क्या है? सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, और स्टिमुलेट करना देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। ढूंढो कि सबसे अच्छे लोग कहाँ पे वो अप्लाई
करे जॉब के लिए, फिर उसमें से सिलेक्ट करना, पूल कैंडिडेट में से सिलेक्ट करना, सिलेक्शन है, सर्चिंग करना रिक्रूटमेंट है। इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, अगर आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हो तो आप कंपनी को क्या फायदा होगा, रिड्यूस लर्निंग टाइम। देखो हर ट्रेंड एम्प्लॉय जो है ना वो कम समय लेता है एज कंपेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉय। ट्रेनिंग देने से एक एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है एम्प्लॉय का, वो क्लास नेगेटिव नहीं सोचता, कभी भी सोचता हाँ कैसे अचीव करूंगा। उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होता है, छुट्टियां मारना, रिसोर्सेज को वेस्ट करना, प्राइवेट यूज में लेके आना रिसोर्सेज को, टीम वर्क ना करना, हमेशा डिससेटिस्फाई रहना, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और लोग छोड़ के नहीं जाते। ये ट्रेनिंग के बेनिफिट है। इवन मैन पावर नीड, अगर एक डिपार्टमेंट में आपको वर्कर की कमी लग रही है तो आप एग्जिस्टिंग वर्कर को ही ट्रेनिंग दे दो और उससे वो काम करा लो, रेदर देन आप नए एम्प्लॉय को भर्ती करो। और इवन कोई भी चेंजेस अगर आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो ट्रेनिंग देकर उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। ये सब ट्रेनिंग के बेनिफिट है। लेकिन ट्रेनिंग के बेनिफिट, ये जो ट्रेनिंग का बेनिफिट है वो अभी हाल फिलहाल में बहुत पॉपुलर हो गया, पहले सवाल नहीं आते थे, अब बहुत पॉपुलर हो गया ये। फायदा क्या है ट्रेनिंग का, एम्प्लॉइज को क्या फायदा है ना भाई, एम्प्लॉय ट्रेनिंग लेगा तो उसका बेटर करियर ऑप्शन बनेगा, वो अच्छे से पैसे ज्यादा कमा पाएगा, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, मोरल अप होगा, जॉब सिक्योर होगा उसका, और चांसेस भी हैं कि अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो चांसेस है कि आपका प्रमोशन भी हो जाए। अब ट्रेनिंग काम करते करते लेते हो तो ऑन द जॉब, काम छोड़ के ट्रेनिंग लेने जाते हो तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में काम करते करते कैसा ट्रेनिंग लेते हो, पहला है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ध्यान रखना, ट्रेनिंग से जिस टॉपिक के मैंने क्वेश्चंस आपको नहीं कराए ना, क्यों नहीं कराए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस उसके डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसीलिए नहीं कराए। और मैंने आपसे बोला है मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हो तो मैं डेफिनेटली आपको और क्वेश्चन कराऊंगा। मेरा पर्पस है कि बीएसटी का जो पहला पेपर है ना वो धांसू जाए, बढ़िया जाए आपका, ताकि बीच में अकाउंट और इको में लगभग 25 दिन का गैप है, तो हम आराम से फोड़ लेंगे उसको। पहला अच्छा जाएगा ना तो फिर मोटिवेट अपने आप हो जाओगे आप, हाँ सर किया सकता है, और देखना तुम्हारा बीएसटी मैं गारंटी ले रहा हूँ अच्छा जाएगा। ओके, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इन दिस प्रोग्राम देखो मास्टर वर्कर, जो मास्टर है वो परफॉर्म करेगा, वर्कर ऑब्जर्व करेगा, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, आयरन वर्कर, इनके लिए होता है, और फिर वर्कर परफॉर्म करेगा और मास्टर ऑब्जर्व करेगा। दिस इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। कीवर्ड क्या है, सुइटेबल फॉर एक्वायरिंग हायर लेवल स्किल, ट्रेनिंग अंडर गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर और एक्सपीरियंस वर्कर, यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। इसमें ना एक टाइम होता है कि भाई 3 महीने की ट्रेनिंग है बस, तो 3 महीने में सिखाई देना है आपको। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और आयरन वर्कर्स के लिए सुइटेबल है। इंटर्नशिप में क्या होता है क्लास, सुइटेबल फॉर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो प्रोफेशनल कोर्सेज जब करते हैं, सीए करोगे, एलएलबी करोगे ना, तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना, किसी वकील के साथ, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इन्वॉल्व कोऑपरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म। ध्यान रखना ये कौन से टाइप का ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप है। मेन पर्पस क्या है क्लास इसके अंदर, प्रैक्टिकल नॉलेज को सीखना अलॉन्ग विथ थ्योरेटिकल। तो जब आप सीए की तैयारी करोगे ना, आगे चल के कॉमर्स में बच्चे सीए की तैयारी करते हैं, तो आप 2-3 साल के लिए ट्रेनिंग लोगे सीए के पास, तो सीए आपसे रिटर्न फाइल कराएगा, आपको ऑडिट में भेजेगा, बैंक ऑडिट पे जाओगे और आप काम करते करते सीखोगे। दिस इज कॉल्ड क्लास, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर्नशिप। और वहां पे आपको सैलरी नहीं मिलती ट्रेनिंग करने के लिए, आप ट्रेनिंग तो वो आपको सिखा रहे हैं ना, तो आपको सैलरी नहीं देंगे वो, आप उनको भी कुछ नहीं दोगे, लेकिन वो आपको एक छोटा सा अमाउंट देंगे मोटिवेशन के लिए, डे टू डे एक्सपेंस के लिए, अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दैट इज कॉल्ड स्टाइपेंड। ध्यान रखना उसको क्या बोलते हैं क्लास, स्टाइपेंड। इंडक्शन ओरिएंटेशन, नए एम्प्लॉयज को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से मिलवाया जाता है। क्यों मिलवाया जाता है क्लास, ताकि फैमिलराइजिंग हो सके रूल रेगुलेशन से, कंपनी के स्टाइल क्या है वर्किंग का, वो सारी चीजें, ताकि उसका जो हेजिटेशन है ना वो रिमूव हो सके। फैमिलराइजिंग न्यू एम्प्लॉयज अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब का एक ही ट्रेनिंग है क्लास, वेस्टिब्यूल स्कूल, और दिस इज यूजुअली डन व्हेन एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड हैंडल सोफिस्टिकेटेड, जब बहुत बड़ी मशीन्स होती हैं, हवाई जहाज हो गया, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी मशीनरीज जब आपको चलाना है, सीखना है, तो एक डमी मॉडल तैयार किया जाता है कंपनी का, और उस डमी मॉडल पे पहले आप सीखते हो, फिर आप रियल मशीनरी के ऊपर जाते हो। तो कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का डमी मॉडल तैयार किया जाता है वेस्टिब्यूल स्कूल के अंदर। ट्रेनिंग इन डमी और डुप्लीकेट मॉडल, सुटेबल फॉर डेलिकेट, एक्सपेंसिव, हाईटेक मशीनरी या सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, ये कीवर्ड्स आ जाए समझ जाना। वो कौन सा ट्रेनिंग है, वो है क्लास ऑफ द जॉब। जॉब को छोड़ दिया जाता है, फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आप कंपनी में काम छोड़ो, जाओ बैंगलोर जाके 3 महीने सीख के आओ, वहां पे पूरा कंपनी का मॉडल तैयार हो, उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल। द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड, बिल्कुल एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट डमी क्रिएट किया जाएगा, क्लासरूम बनाया जाएगा एम्प्लॉयज को, जहां पे
आप क्लास इक्विपमेंट रखे होंगे और आप तब जाके सीखोगे, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल स्कूल। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट बनाया जाता है ना, ताकि बिल्कुल सेम तरीके से आप असली मशीन पे काम कर सको, उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल। Shiv Kumar runs a legal consultancy firm in Chhattisgarh. Whenever the firm hire new employee on the first day of joining, they are welcomed to the organization and given detail about the dress code, lunch time, introduction to daily operations and fellow colleagues. They are also familiarized with the, या भी कीवर्ड सिखाया था मैंने आपको, familiarized with the organization policy and procedures of emergency exit, evacuation procedure, name and type of training. तो वो क्या है क्लास आपका, वो है आपका इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, यानी कि 9th का सी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं दिया, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठाए मैंने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से। तो देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वही क्लास टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम वही वर्ड। क्यों? क्योंकि मैं पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करे करा रहा हूँ, इजी वे में एनसीईआरटी कीवर्ड सब कुछ करा दिया। मतलब इससे बाहर तो कोई तुमको क्या ही पढ़ाएगा और इससे बाहर आएगा ही क्या, राइट। अगला क्वेश्चन, सिंस जॉब हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, the importance of employees training has increased. Training program provide numerous benefit to workers. तो ट्रेनिंग लेने से वर्कर को क्या फायदा होगा, आपको उसे एक्सप्लेन करना। डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, तो मैंने इस टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चन ले लिया। 4 फायदे बता दो ट्रेनिंग कराने से, फायदा क्या होगा एम्प्लॉय को। उसकी स्किल्स इंप्रूव होगी, नॉलेज इंप्रूव होगी, बेटर करियर ऑप्शन उसको मिलेगा, ज़्यादा पैसे कमा सकेगा क्लास, मोर एफिशिएंट होगा, मशीन्स को अच्छे से हैंडल कर पाएगा, एक्सीडेंट्स कम होगा, है ना, खुद की भी सेफ्टी बनी रहेगी और मोराल भी उसका क्लास अप होगा और प्रमोशंस के चांसेस भी उसके बढ़ जाएंगे। ऐसे 4 पॉइंट आपको लिखने हैं ट्रेनिंग के बेनिफिट, और इसी साल के सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है। मैंने कहा था ना कि इस साल थोड़े से ज़्यादा पॉपुलर हुआ है ट्रेनिंग का बेनिफिट, तो वो आप यहाँ पे कवर कर लेना। अगला क्वेश्चन, a renowned car company named BB Motors was known for producing high performance car. They were committed to ensure that its employee had skills and knowledge to build these innovative high performance car. To achieve this, they implemented a unique approach of training. The company transformed a section of factory into what they called a learning floor. एक learning floor बना दिया वहाँ पे। Actual work environment was created. देखो same point आ गया ना, actual work environment dummy बनाया जा रहा है। The space was equipped with a range ऑफ कार कंपोनेंट्स, टूल एंड सोफिस्टिकेटेड कार। देखो सोफिस्टिकेटेड तो समझ जाना कि किस टाइप की ट्रेनिंग की बात कर रहा है, वेस्टिब्यूल स्कूल की। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूज्ड बाय बीबी मेथड। तो कौन सा ट्रेनिंग का मेथड है, वेस्टिब्यूल स्कूल। शुरू के 15 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कैसे रीड करना है, और शुरू के 15 मिनट में आप समझ जाओगे कि ये है क्या, और फिर आपको उसे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। 23-24 में ये मेन क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया था, वेस्टिब्यूल स्कूल, राइट। तो ये क्वेश्चन भी देखो हमारा डन हो गया। 11 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे 3 चैप्टर से कर लिए। दैट्स इट। अभी हमने डे 2 ही किया है, सोचो बहुत कुछ हमने डे 2 में खत्म कर लिया। कल डे 3 कराऊंगा। डे 3 के अंदर 5 ही दिन है बस आपके, देखो 2 दिन खत्म हो गया, कल आपका 60% समझ लो खत्म हो जाएगा सिलेबस। तो डे 3 के अंदर मैं कराऊंगा आपको डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो 2 ही चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो 2 चैप्टर कवर करेंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है ना, जैसे जैसे आगे चलेगा मैं कंटेंट थोड़ा छोटा कर दूंगा, क्योंकि ये क्लास मुझे पता है फिर बर्डन बढ़ेगा आपके ऊपर। तो आप इसे याद जरूर करके आना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छे से बोर्ड्स की प्रिपरेशन करा दूंगा, भरोसा रखना मेरी मेहनत के ऊपर, और मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आप जरूर मुझे सपोर्ट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक जरूर कर देना वीडियोज़ को, और कोशिश करना कि अपने दोस्तों में शेयर कर सको, और उनको बताओ कि यार सुनील सर करा रहे हैं सब कुछ, आ जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लो यहाँ पे, जैसा बोलोगे वैसा प्रिपेयर कराऊंगा, बट अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, देखना कितना अच्छा रिजल्ट आएगा, पेरेंट्स भी प्राउड फील करेंगे और आपका भविष्य भी अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।